दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद गौरव पर। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आधुनिक भारत के पूछे गए प्रश्न, है ना। आधुनिक भारत के इतिहास से जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का जो संग्रह है उसमें से 20 प्रश्न हम लेकर आए हैं आपके लिए। बहुत ही शानदार 20 प्रश्न जो कि यूपी पैट और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी तुम्हारा साथ देने को मजबूर हो जाए, है ना। तो मेहनत करते रहना है, मेहनत करते रहना है, रुकना बिल्कुल नहीं है। और चलिए शुरुआत कर देते हैं। पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करिएगा। शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय जाया नहीं करेंगे। पहले प्रश्न से शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न आ गया 1857 की क्रांति से। तो 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? एटकिंस, एनफील्ड, रेमिंगटन या विंचेस्टर? तो देखिए आपको बताएं, जो पहले जो आपका ये जो पुरानी बंदूक थी, जो पुरानी बंदूक थी ब्राउन बेस, है ना, ब्राउन बेस, इसके स्थान पर क्या हुआ? इनफील्ड राइफल्स का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। इनफील्ड राइफल में जो कारतूस थे वो सूअर और गाय की चर्बी से युक्त थे, है ना। उसमें कहीं ना कहीं चर्बी का प्रयोग किया गया था। तो इससे सैनिक असंतोष उत्पन्न हुआ और सैनिकों में रोष की भावना जागृत हुई, है ना। तो कौन सी कंपनी के कारतूस थे? एनफील्ड, है ना। एनफील्ड राइफल के कारतूस थे, इससे ही सैनिक असंतोष उत्पन्न हुआ था, है ना। तो आंसर कौन सा आपका सही हो जाएगा? एनफील्ड। बी विकल्प आपका प्रश्न संख्या 1 के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहाँ फांसी दी थी? झांसी में, शिवपुरी में, कानपुर में या सागर में? तो देखिए तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग, है ना। रामचंद्र पांडुरंग राव इनका वास्तविक नाम था। और 1857 के विद्रोह में काफ़ी निर्णायक भूमिका रही थी तात्या टोपे की, है ना। कानपुर से नाना साहेब के साथ भी इन्होंने साथ दिया और झांसी से भी। तो इनको फांसी कहाँ पर दी गई? फांसी इनको दी गई थी शिवपुरी में। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 के लिए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना डैश डैश द्वारा 1905 में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए दी गई थी। देखिए प्रश्न पढ़ने में ही पसीना आ गया, है ना। काफ़ी बड़ा प्रश्न है। तो इसमें विकल्प कह रहा है कि राजा राम मोहन राय, लाला लाजपत राय, CR दास और गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए ये जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो की गई थी वो अस्पृश्यता अंत के लिए, है ना, या यूं कहें अस्पृश्यता के विरोध के लिए, जो नारी उत्पीड़न था, महिला उत्पीड़न था उसके विरोध के लिए, है ना, और जो बाल श्रम था उसके विरोध के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इसकी स्थापना की गई थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की। तो ये किसने की थी? ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो आपका डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 के लिए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो देखिए धन का निकासी सिद्धांत ये कभी कभी आ जाता है धन निष्क्रमण का सिद्धांत, है ना। धन निष्क्रमण का सिद्धांत ये उन्हीं ने प्रतिपादित किया था जिनको कहा जाता है ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, है ना। क्या कहा जाता है? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी रहे थे, है ना। कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी रहे थे। और इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, कौन सी है? पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनका कहना था कि जो ये ब्रिटिश हैं वो भारत का धन इकट्ठा करके अपने देश में खर्च कर रहे हैं, है ना। इसी को धन निकासी का सिद्धांत कहा गया, धन निष्क्रमण का सिद्धांत कहा गया। हालांकि जब विस्तृत बात करेंगे तब आपको बताएंगे। इसके लिए अंग्रेजों ने एक कमेटी का भी गठन किया था इसकी जांच के लिए। तो पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इन्होंने मेंशन किया है किसने? द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ
इंडिया, तो कौन है द ग्रैंड मैन ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? लाला लाजपत राय हैं या गोपाल कृष्ण गोखले हैं या बाल गंगाधर तिलक हैं? तो ये तो तीनों नहीं है। आपका सही जवाब हो जाएगा ए, दादा भाई नौरोजी। तो प्रश्न संख्या 4 के लिए सही विकल्प आपका रहेगा ए वाला, दादा भाई नौरोजी। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि 1875 के अलीगढ़ आंदोलन में किसका नाम जुड़ा है? मोहम्मद अली जिन्ना, दादा भाई नौरोजी, हकीम अजमल खान या सर सैयद अहमद खान? तो देखिए आपको बता दें 1875 की बात चल रही है। 1875 में, तो 1875 में क्या हुआ था? कौन सा था? एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी, है ना? किसकी स्थापना की गई थी? एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी। ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा, है ना? इसका ही आगे चलकर जो 1920 में इसका नाम क्या हुआ? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसको आप AMU के नाम से जानते हैं। ये नाम इसका 1920 में पड़ा। तो आप इसमें देख लेते हैं 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है? तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय की भी बात आपसे कर रहे हैं, तो अलीगढ़ आंदोलन में किसका नाम जुड़ा है? सर सैयद अहमद खान। ये जो थे ये आधुनिक शिक्षा के समर्थक भी थे और इनका कहना था कि धर्म में धीरे धीरे बदलाव आने चाहिए, नहीं तो वो जड़ जैसा हो जाएगा, है ना? तो ये जो थे पाश्चात्य सभ्यता थी उसके समर्थक भी थे और ये चाहते थे, ये देखिए कट्टर मुस्लिम नहीं थे, है ना? उस समय ये चाहते थे कि जो मुस्लिम समाज है वो भी अंग्रेजी शिक्षा को लेकर के आगे बढ़े। तो इसी वजह से इन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से आज भी जाना जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सही विकल्प हो जाएगा डी, सर सैयद अहमद खान। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 6। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, इस वजह से थोड़ा जल्दी भी चल रहे हैं, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आपसे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? देखिए अभी पिछला क्वेश्चन था, इसी से संबंधित था। सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जौहर, ये जिन्ना होगा, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, सैयद आमिर अली। तो अभी हमने आपको बताया था सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब की थी? 1875 में, है ना? 1875 में, जो आगे चलकर 1920 में AMU के नाम से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा सैयद अहमद खान या सर सैयद अहमद खान। तो चलिए प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि डैश डैश भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे, तो कौन थे? सुब्रमण्यम अय्यर थे या राजा राममोहन राय थे या P आनंद चार्लू थे या महात्मा गांधी थे? तो देखिए अगर राजनीतिक सुधारों की बात करें, हम बात करते हैं अभी राजा राममोहन राय की। अगर कभी भी प्रश्न आ जाता है सती प्रथा अंत के लिए, सती प्रथा समाप्ति के लिए, तो इसमें पूरा योगदान किसका था? इसमें योगदान था राजा राममोहन राय का, है ना? राजा राममोहन राय उस समय के सबसे बड़े सुधारक के रूप में उभर कर सामने आए थे। तो सती प्रथा का अंत कब हुआ? सती प्रथा का उन्मूलन हुआ है 1829 में, ठीक है? 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। उस समय पर कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय की ये बात है ना? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय की ये बात है, 1829 की बात है, जब सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? किसके प्रयासों से किया गया था? राजा राममोहन राय के प्रयासों से किया गया था। अब इनकी रचना है संवाद कौमुदी, है ना? संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, इनका समाचार पत्र था मिरातुल अखबार। ये आ जाता है परीक्षा में कभी कभी, ध्यान रखिएगा। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। 1829 में सती प्रथा का अंत किसके द्वारा हुआ? राजा राममोहन राय के द्वारा, ये आप याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राजा राममोहन राय भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा बी वाला, राजा राममोहन राय। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले
प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले। देखिए पूर्ण स्वराज की अगर बात आएगी तो देखिए पूर्ण स्वराज की जो आधिकारिक मांग की गई थी वो 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी, है ना। 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने, है ना। लेकिन सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता कौन थे? तो इसमें देख लेते हैं, मकबूल अहमद आज़ादी या बिपिन चंद्रपाल या बाल गंगाधर तिलक या हसरत मोहानी। तो देखिए आपको बता देते हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी पैट में आया था। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता जो रहेंगे इसमें, वो आपके रहेंगे हसरत मोहानी, है ना। हसरत मोहानी ने ही इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। कौन सा? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? हसरत मोहानी ने दिया था, जिसे आगे चलकर भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया, है ना। तो ये आ सकता है परीक्षा में, इसको आप याद रखिएगा। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता कौन थे? हसरत मोहानी थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 9 पर आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने या व्योमेश चंद्र बनर्जी ने या फिरोज शाह मेहता ने या दादा भाई नौरोजी ने? तो देखिए बात आ रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। तो देखिए स्थापना की शुरुआत में आपको बताएं, बात है सन 1884 की। 1884 में एयो ह्यूम ने कलकत्ता कॉलेज के जो पूर्व छात्र थे उनको पत्र लिखकर एक दल का गठन किया था। वो दल कौन सा था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। कौन सा था? भारतीय राष्ट्रीय संघ, है ना। भारतीय राष्ट्रीय संघ था। अब भारतीय राष्ट्रीय संघ की जब पहली बैठक हुई, जो पहला अधिवेशन हुआ 1885 में, 1885 में इसका अध्यक्ष कौन बना था? व्योमेश चंद्र बनर्जी, है ना। WC बनर्जी के नाम से भी इनको जानते हैं। तो ये 1885 में अध्यक्ष बने किसके? भारतीय राष्ट्रीय संघ के। उस अधिवेशन में क्या हुआ? उस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की जगह पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम होना चाहिए, है ना। भारतीय राष्ट्रीय, माफ़ करिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम होना चाहिए। तो ये जो कांग्रेस नाम था, ये कांग्रेस नाम जो है ये दादा भाई नौरोजी की देन है ना। जो कांग्रेस नाम है, अगर कांग्रेस की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका से शब्द लिया गया है, उत्तरी अमेरिका से, है ना। इसका अर्थ होता है कांग्रेस का लोगों का समूह, है ना। लोगों का समूह इसका नाम होता है। तो कांग्रेस नाम जो है वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की अगर बात आएगी तो स्थापना किसने की थी? एयो ह्यूम ने की थी। और कब की थी? 1885 में की थी। तो संस्थापक की अगर बात आएगी तो एयो ह्यूम हो जाएंगे, और पहले अध्यक्ष की बात आएगी तो WC बनर्जी हो जाएंगे। और ये दादा भाई नौरोजी के बारे में हमने आपको बताया था, धन निष्क्रमण का सिद्धांत और द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। तो आपका प्रश्न संख्या 9 का सही विकल्प हो जाएगा ए वाला, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? बम्बई में, लाहौर में, कराची में या लखनऊ में? देखिए अभी पीछे जो है पिछले प्रश्न में ही इसकी व्याख्या की थी। 1929 का समय है और अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, है ना। जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम लोग पिछले प्रश्न में कर चुके हैं, है ना। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस वर्ष कितने में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? तो देखिए जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे वो था कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, है ना। नाम से भी आ जाता है कभी कभी, इसलिए आपको बता रहा हूँ। हरिपुरा अधिवेशन, ये हरिपुरा अधिवेशन की जब बात आएगी तो ये हुआ था 1938 में, है ना। अब उसके बाद में 1939 में दोबारा हुआ त्रिपुरी अधिवेशन। इसमें भी सुभाष चंद्र बोस ही अध्यक्ष बनने वाले थे त्रिपुरी अधिवेशन में। लेकिन गांधी जी के द्वारा कुछ नाराज़गी व्यक्त की गई और उनका हालांकि कहना ये था कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मतलब हमारी हार। तो इससे आहत होकर सुभाष चंद्र बोस ने
पार्टी छोड़ दी और उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो ये थी अतिरिक्त जानकारी। प्रश्न कह रहा था कि सुभाष चंद्र बोस वर्ष कितने कितने में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे, तो 1938 हरिपुरा अधिवेशन, है ना, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया 1916 की। देखिए पहले बात करते हैं 1907 में जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, इसमें क्या हुआ था, इसमें गरम दल और नरम दल बंट गए थे, है ना। इसमें क्या हो गया था, विघटन हो गया था कांग्रेस का। 1907 में सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल अलग अलग हो गए थे। अब बात कर रहा है 1916 के लखनऊ समझौते की। इसमें क्या हुआ था, इसमें गरम दल, जो गरम दल था, है ना, जो गरम दल था, नरम दल था, और आपका मुस्लिम लीग और कांग्रेस, ये सब जो है मिल गए थे, है ना। तो इसमें विकल्प देख लेते हैं। मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन, या अंग्रेजों के साथ संधि, या होम रूल लीग से अलगाव, या पूर्ण स्वराज की मांग। तो देखिए अभी हमने बात कही है कि गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग का जो गठजोड़ हो गया था, गठबंधन हो गया था, तो आपका ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 12 के लिए। अब अगर कभी कभी प्रश्न ऐसा भी आ जाता है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, तो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार, है ना। अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता की थी लखनऊ अधिवेशन की। तो प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब आपका जो था विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब था, है ना, मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि बंगाल में डैश डैश आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिज़ाइन किया गया था। तो ए कह रहा है खिलाफत, बी कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी कह रहा है स्वदेशी आंदोलन, डी कह रहा है दांडी मार्च। देखिए आपको बता देते हैं 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा होती है ना, बंगाल विभाजन की घोषणा होती है 19 जुलाई 1905 को। होता क्या है, इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को एक आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। किसकी? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। किसकी? स्वदेशी आंदोलन की। तो इसी में जो है तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिज़ाइन किया गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन के समय पर ऐसा झंडा डिज़ाइन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बंगाल विभाजन से जुड़े हुए ही प्रश्न आ रहे हैं ना। तो बंगाल का विभाजन 1905, अच्छा ये बंगाल का अच्छा चलिए ठीक है, प्रश्न भी सही कह रहा है। बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय किसके द्वारा किया गया था? मैं यही बताने वाला था आपको, तब तक हमारी विकल्प पर निगाह पड़ गई है ना। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है मिंटो, दूसरा है कर्जन, फिर है चेम्सफोर्ड और फिर है इरविन, है ना। ये अरविंद देखिए गलत लिखा है, इरविन ऐसे लिखा जाता है ना, ये इरविन है ना। तो मिंटो, कर्जन, चेम्सफोर्ड या इरविन। तो बंगाल विभाजन की बात कर रहे हैं तो देखिए आपको बता दें ये 1899 से 1905 के बीच का ये वक्त किसका था? कर्जन का था, है ना। किसका था? कर्जन का। तो उस समय कौन वायसराय था? वायसराय था लॉर्ड कर्जन। तो बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था, जिसका समयकाल कितना था? 1899 से 1905 था, है ना। तो आपका प्रश्न संख्या 14 का सही विकल्प हो जाएगा, बी विकल्प हो जाएगा कर्जन, है ना। देखते हैं प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो देखिए आपको बता दें, इसमें विकल्प देख लेते हैं। एस.एन. बनर्जी मतलब सुरेंद्रनाथ बनर्जी, या सी.आर. दास, चित्तरंजन दास, या आशुतोष मुखर्जी, या रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए अगर रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो इन्होंने बंगाल विभाजन के जो बंगाल विभाजन लागू हुआ था, है ना, उसे शोक के रूप में मनाया था। और उस दिन क्या मनाया था? उस दिन राखी दिवस मनाया था, है ना। क्या मनाया था? राखी दिवस। एक दूसरे के मुस्लिम हिंदू भाइयों ने
राखी बांधी थी, मतलब रक्षाबंधन के रूप में बनाया था, ये दिखाने के लिए हम हिंदू मुस्लिम की एकता कितनी प्रगाढ़ है ना। क्योंकि ये फूट डालो और शासन करो नीति के तहत ही ये बंगाल विभाजन किया गया था। उसी के विरोध में ये राखी दिवस के रूप में मनाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, है ना। तो इसमें जो विकल्प कह रहा है कि बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो नेतृत्व की जो देखिए जो नेतृत्व की भूमिका बनाई गई थी वो टाउन हॉल में एक बैठक करी गई थी। कहाँ पे? कलकत्ता के टाउन हॉल में। कभी कभी आ भी जाता है ऐसा। कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक की गई थी, उसमें ही स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, है ना। तो इसमें किसने नेतृत्व किया था? इसमें नेतृत्व जो किया था वो आपका किया था एस.एन. बनर्जी या सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 15 का ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो देखिए अगर बात आ जाए कभी भी कि बंगाल विभाजन के समय राखी दिवस किसने मनाया था, तो राखी दिवस जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव से ही मनाया गया था। ठीक है, तो ये भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। काकोरी षड्यंत्र केस की बात हो रही है। देखिए हमारे हरदोई और लखनऊ के पास के जो लोग होंगे वो खूब काकोरी गए होंगे, है ना। लखनऊ के पास में ही पड़ता है काकोरी। तो काकोरी षड्यंत्र केस में कौन शामिल था? गदर पार्टी शामिल थी, या अनुशीलन समिति शामिल थी, या अभिनव भारत ग्रुप का हाथ था, या हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, या इसको शॉर्ट में कहें तो एचआरए का हाथ था। तो देखिए आपको बताते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं आपको। अगर बात करें एचआरए की, अगर बात करें एचआरए की, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो था इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? सचिंद्र नाथ सान्याल। आप लिख लीजिएगा, लिखने में थोड़ी समस्या रहती है। सचिंद्र नाथ सान्याल हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, है ना, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए। तो 1924 में आपकी एचआरए की स्थापना होती है। और ये घटना कब की है? ये घटना है 1925 की। तो हाथ किसका था? काकोरी षड्यंत्र केस में कौन शामिल था? तो इसमें तो देखिए सही जवाब हो जाएगा आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन या एचआरए। अच्छा, इसके बाद बना है 1928 में एचएसआरए। क्या बना? एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है ना। अगर बात करें गदर पार्टी की, तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में। किसने की थी? लाला हरदयाल ने और सोहन सिंह भाकना ने। अनुशीलन समिति की अगर बात करेंगे हम लोग, किसकी? अनुशीलन समिति की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1902 में हुई थी। किसने की थी? वारेंद्र घोष ने और जतेंद्र नाथ बनर्जी ने। वारेंद्र घोष और जतेंद्र नाथ बनर्जी, है ना। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसमें देखिए काकोरी केस की बात कर रहा है, तो काकोरी केस के समय 1924 के समय स्थापना हुई थी, जिसकी किसकी हुई थी? एचआरए की। एचआरए का पूरा हाथ था किसमें? काकोरी षड्यंत्र केस में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका डी विकल्प, है ना। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू की गई थी? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, तिलक और लाला लाजपत राय, या तिलक और बिपिन चंद्र पाल, या तिलक और अरविंद घोष। बात कर रहा है होम रूल लीग की। तो देखिए अगर बात करें तिलक की, तो तिलक ने शुरू किया था अप्रैल में, है ना। तिलक ने अप्रैल में शुरुआत की थी, और जो है सितंबर में एनी बेसेंट ने की थी, है ना। सितंबर में बात आएगी तो एनी बेसेंट हो जाएंगी, और अप्रैल में तिलक ने शुरुआत की थी। तो देखिए इसका जो सही विकल्प हो जाएगा आपका, किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी? तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। अब जैसे कभी कभी आ जाता है, एनी बेसेंट के 2 समाचार पत्र थे। कौन कौन से? एक था न्यू इंडिया और दूसरा कौन सा था? कॉमनवेल, है ना। न्यू इंडिया और कॉमनवेल नाम से कभी कभी आ जाता है ना। तो ये किसके समाचार पत्र थे? ये थे एनी बेसेंट के। और अगर बात करें अगर बाल गंगाधर तिलक की, तो तिलक के थे मराठा और केसरी, है ना। मराठा और केसरी तिलक के अखबार थे। अगर मराठा के बारे में बात करें तो ये था इंग्लिश में, इसकी भाषा जो थी वो थी अंग्रेजी। और केसरी की बात करें तो इसकी जो भाषा थी वो थी मराठी, है ना। तो ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब आपका हो जाएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक ने स्थापना की थी अप्रैल में और एनी बेसेंट ने सितंबर में। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कहाँ फांसी या किसमें फांसी दी गई थी? तो बात कर रहा है, देखिए 1929, 1931, 1934 और 1939। अगर भगत सिंह की फांसी की बात करें, भगत सिंह की अगर फांसी की बात करें, हुआ क्या था, जब लाला लाजपत राय की लाठी मारकर हत्या की गई थी, लाठियों से लाला लाजपत राय को पीटा गया था ब्रिटिश सिपाहियों द्वारा, है ना, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा कह सकते हैं। लाला लाजपत राय को जब पीटा गया था तो उसके विरोध में जो है क्रांति की ज्वाला और तेज भड़की थी, जिससे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और इसमें चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल थे, है ना। इन लोगों ने मिलकर ही एक प्लान बनाया था किसको, सैंडर्स को मारने का। हालांकि इसमें ये सफल भी हुए थे। भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या भी कर दी थी, है ना। कहाँ की थी? इस्लामिया कॉलेज के सामने, है ना। इस्लामिया कॉलेज के सामने जो है भगत सिंह ने सैंडर्स की गोली मारकर हत्या भी कर दी थी। उसके बाद में अगर आपको बताएं तो डीएवी कॉलेज में जो है कपड़े अपने चेंज किए, और इन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग किसने की थी? चंद्रशेखर आज़ाद ने। और वहाँ से जो है पूरी उनकी सुरक्षा भी की थी और वहाँ से सुरक्षित वापस आ भी गए थे। लेकिन हुआ क्या था, उसके बाद ये तीनों लोग, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको जो है फांसी कब दे दी गई थी? इनको फांसी दे दी गई थी 23 मार्च को। इसी केस में जो है इनको आरोपी बना करके इनको सज़ा दे दी गई थी। हालांकि इतना बड़ा कृत्य नहीं था जितनी बड़ी सज़ा थी। और मात्र कितनी उम्र थी? मात्र 23 वर्ष की उम्र भगत सिंह की थी। तो 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई थी। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? ये देखिए 1929 से 31 है, देखिए बी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 23 मार्च 1931। तो प्रश्न संख्या 18 का सही विकल्प हो जाएगा बी विकल्प 1931। नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी लंबा जा रहा है आज का लेक्चर, हमें पता है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? चंद्रशेखर आज़ाद, सूर्यसेन, भगत सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। अगर गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो ये देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, है ना। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। और इनको ये जो थे ये नरम दल के नेता भी थे, कांग्रेस के नरम दल के नेता थे और वरिष्ठ नेता थे। तो इसमें देखिए बात हो रही है क्रांतिकारी नेता की, तो ये देखिए क्रांतिकारी नेता नहीं थे। कौन नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले क्रांतिकारी नेता नहीं थे। प्रश्न संख्या, आज का प्रश्न, अंतिम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20। काफ़ी देर बाद आज अंतिम प्रश्न आया, है ना। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? वीडी सावरकर ने, या प्रफुल्ल चाकी ने, या सचिन सान्याल ने, या रास बिहारी बोस ने? तो देखिए अभिनव भारत की बात कर रहे हैं। अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर, है ना, वीडी सावरकर। इनका पूरा नाम क्या था? विनायक दामोदर सावरकर, है ना, विनायक दामोदर सावरकर। और देखिए और भी लोग थे, उनके भाई थे। उनके भाई कौन थे? जीडी सावरकर थे। कौन थे? गणेश दामोदर सावरकर, है ना, गणेश दामोदर सावरकर। और इनके जो था इनके साथ थे कौन? नारायण दामोदर सावरकर। कौन थे? नारायण दामोदर सावरकर। इन लोगों ने मिलकर के जो है स्थापना किसकी की थी? अभिनव भारत की, है ना। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? वीडी सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है ना। तो ये थे आज आपके 20 प्रश्न जो कि परीक्षा में आए हुए प्रश्न थे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इनसे प्रश्न हर पेपर में बनते जरूर हैं, तो यही कारण था कि इन प्रश्नों को जगह देनी पड़ी आज की श्रृंखला में। तो ये थे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हम यही कहना चाहेंगे दोस्तों कि मेहनत हम भी करते हैं, तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए, है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करना है। तो दोस्तों सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नया लेकर ज़रूर आएंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तब तक के लिए नमस्कार।